तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हीट एंड ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, यानी कि ऊष्मा एवं तापमान। ऊष्मा एवं तापमान यानी हीट एंड ट्रीटमेंट। तो ऊष्मा क्या होती है और तापमान क्या होती है, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको बता दूं कि तापमान के कारण ऊष्मा होती है, तापमान और ऊष्मा दोनों का एक साथ संबंध होता है। यानी तापमान बढ़ता है तो ऊष्मा बढ़ती है, और तापमान घटता है तो क्या होता है, ऊष्मा घटती है। ठीक है, तो दोनों ही एक साथ यूज होने वाली हैं। ठीक है, तो जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है, जो ऊष्मा है वो अपने पास जैसे ऊर्जा होती है उसी का ही ये दूसरा रूप होता है। यानी ऊष्मा क्या होती है, जो अपने पास ऊर्जा होती है उसी का क्या होता है, दूसरा रूप होता है। और ऊष्मा होती किस कारण से है, यानी किसी ठोस के अंदर या किसी पदार्थ के अंदर जो अणु की गति होती है, उस अणु की गति के कारण ही क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी जैसे कोई पदार्थ है, जैसे स्टील की बात कर लें या लोहे की बात कर लें, अगर उसमें अणु की गति होने लग जाएगी तो क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। और अणु की गति कब होगी, या तो जब उसमें तापमान बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो दोनों का एक साथ संबंध होता है। तो देखते हैं पहले यहाँ ऊष्मा यानी कि हीट की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ऊष्मा क्या होती है, तो ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा ये ऊर्जा का दूसरा रूप होता है। ऊष्मा क्या होता है, ऊर्जा का दूसरा रूप होता है। यानी ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप होता है। और किस कारण से उत्पन्न होती है, ये किसी पदार्थ में अणु की गति के कारण उत्पन्न होती है। यानी उत्पन्न होने का कारण क्या है, अणु की गति। तो अणु की गति के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे अपने पास कोई तांबे की छड़ है या लोहे की छड़ है, तो उसको क्या करते हैं, हम तापमान देते हैं यानी गर्म करते हैं, तो उसमें क्या होगा, अणु की गति होगी। और अणु की गति होगी तो क्या होगा, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी यानी गर्मी उत्पन्न होगी। उसी को हम क्या कहेंगे, ऊष्मा कहेंगे, यानी कि उसी को क्या कहेंगे, हीट कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जो अणु की गति के कारण ये उत्पन्न होती है क्या, ऊष्मा। और अणु की गति कब होगी, जब किसी पदार्थ को हम गर्म करेंगे यानी कि उसको तापमान देंगे। ठीक है, और अणु की गति कब होती है, तापमान के कारण। किसके कारण से, तापमान। तो तापमान के अंतर के कारण, यानी किस कारण से, तापमान में अंतर के कारण क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तापमान में अंतर के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। और कब तक उत्पन्न होगी, कब तक उत्पन्न होगी, जब तक मतलब उच्च तापमान और निम्न तापमान, यानी जैसे कोई अपने पास लोहे की छड़ है, स्टील की छड़ है, जैसे इसका ये ए किनारा हो गया और ये इसका बी किनारा हो गया। ठीक है, जैसे पूरे टेम्परेचर का जो टेम्परेचर था अपने पास वो था जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं। ठीक है, और जब इसको अपन इस साइड से गर्म करेंगे, ठीक, मतलब पूरा जो साइड अपने पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका टेम्परेचर है, और यहाँ से इस सिरे को गर्म करेंगे तो क्या होगा कि ये सीधा धीरे धीरे इधर से गर्म होता जाएगा। यानी जैसे उच्च ताप है इधर, इधर निम्न ताप हो जाएगा, तो यहाँ से इधर गर्म होता हुआ जाएगा। और कब तक बढ़ेगी, जब तक दोनों सिरों का तापमान समान न हो जाए तब तक ये बढ़ती रहेगी। तो तापमान में अंतर के कारण ये उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखिए तो तापमान में अंतर के कारण क्या होगी, उत्पन्न होगी। और कारण क्या हो गया, मतलब इसका प्रभाव, यानी तापमान में अंतर का प्रभाव हो गया। तो इसको हम यहाँ प्रभाव भी कह सकते हैं, उत्पन्न या तापमान प्रभाव के कारण। ठीक है, और किस प्रकार बढ़ती है ये उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बढ़ती है। उच्च ताप से
निम्न ताप की ओर बढ़ती है। यानी जो ऊष्मा होती है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बढ़ती है, और किस कारण से? तापमान में प्रवाह के कारण। ठीक है, तो ये तो क्या है, आपकी हीट है, ऊष्मा है। और यदि इसकी मात्रा की बात करें, यहाँ पर इसकी यूनिट की बात की जाए तो यूनिट किस प्रकार होगी इसकी? यूनिट जैसे दो यूनिट अपने सीजीएस और एसआई की बात कर लेते हैं। तो जो एसआई की यूनिट होती है, जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है, उसमें इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। और जूल कैसे लिया हमने? तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये ऊष्मा ऊर्जा का ही दूसरा रूप है। यानी ऊर्जा का मात्रक क्या था, हमने पहले पढ़ा था वर्क पावर और एनर्जी के अंदर कि ऊर्जा का मात्रक जूल पढ़ा था। तो ये ऊर्जा का ही दूसरा रूप है ऊष्मा, तो इसका मात्रक भी क्या कर देंगे? जूल कर देंगे, क्योंकि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक भी क्या था अपने पास में? जूल ही था। और जो इसका सीजीएस मात्रक होता है, इसका सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होगा इसका कैलोरी। ठीक है, और इन दोनों में संबंध क्या होता है कि आपका एक जूल के बराबर, एक जूल बराबर होता है आपका 4.18 कैलोरी। इसको लगभग अपन 4.2 भी लिखते हैं, क्योंकि 0.18 हो गया तो समथिंग 2 के बराबर हो गया, तो इसको हम 4.2 भी लिख सकते हैं। या फिर एक जूल के बराबर कितना हुआ? 4.18 कैलोरी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? तापमान की। तो तापमान क्या होता है? टेम्परेचर आपका। तापमान पदार्थ की अवस्था को बताता है कि ये कितना गर्म है और कितना ठंडा है। एक तो क्या बताता है? ये उस पदार्थ की अवस्था बताएगा। पदार्थ की अवस्था बताएगा कि कितना गर्म है या कितना ठंडा है। गर्म अथवा ठंडेपन को, कि पदार्थ कितना गर्म है और कितना ठंडा है। अब इसके यूनिट की बात कर लेते हैं हम। तो इसकी जो यूनिट होती है, तो इसकी जो एसआई में यूनिट होगी, एसआई में यूनिट होती है इसकी केल्विन, और इसकी जो सीजीएस यूनिट होगी वो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी सेंटीग्रेड। यानी जो आपका टेम्परेचर है उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? केल्विन, और जो इसकी सीजीएस यूनिट है वो क्या हो जाएगी? सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसके अंदर भी देखिए अपने पास केल्विन है और सेंटीग्रेड है, तो इनमें भी संबंध देखेंगे कि सेंटीग्रेड और केल्विन में संबंध क्या होता है। इसके अन्य मात्रक भी हैं कि जैसे अपने पास केल्विन हो गया, सेंटीग्रेड हो गया, एक र्यूमर होता है, तो एक फारेनहाइट होता है। तो इन चारों को भी आगे देखेंगे इसमें। अब देखिए कि जो तापमान चल रहा था, इस तापमान के जो पैमाने होते हैं उनकी बात कर लेते हैं, या इसकी जो यूनिट है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो तापमान है आपका, इसकी जो यूनिट होती है, जैसे एक तो हमने पढ़ी है सेंटीग्रेड, एक होती है सेंटीग्रेड, एक होती है फारेनहाइट, एक होती है केल्विन, और एक होती है र्यूमर। तो सेंटीग्रेड को अपन डिग्री सेंटीग्रेड में प्रदर्शित करते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड है, फारेनहाइट को डिग्री फारेनहाइट में, और केल्विन को कैसे प्रदर्शित करेंगे, और र्यूमर को करेंगे डिग्री र्यूमर में। आपको ध्यान ये रखना है कि केल्विन के साथ में कभी भी डिग्री यूज नहीं करते हैं। और इन चारों में एक संबंध होता है कि टेम्परेचर को अपन कन्वर्ट कर सकें, तो कन्वर्ट करने के लिए जो संबंध होता है
वो है आपके पास, जैसे दो दो का संबंध देख लेते हैं कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है। तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में संबंध क्या होता है, C/5 बराबर F-32/9, यानी सेंटीग्रेड पैमाना और जो फ़ारेनहाइट पैमाना है इन दोनों में ये संबंध होता है। ठीक है, ये पहला संबंध है आपका। दूसरा संबंध क्या होता है, R बराबर 4/5, यानी र्यूमर और सेंटीग्रेड में संबंध हो गया। और तीसरा जो संबंध है आपका ये है K बराबर C+273, यानी केल्विन और सेंटीग्रेड का संबंध हो गया। तो दो दो के संबंध हमने देखे, इनसे सभी आपको मतलब कन्वर्ट कर सकते हो इन सभी को, कि सेंटीग्रेड में आप फ़ारेनहाइट में जा सकते हो, फ़ारेनहाइट से केल्विन में भी जा सकते हो, र्यूमर से सेंटीग्रेड में जा सकते हो, सेंटीग्रेड से र्यूमर में आ सकते हो, र्यूमर से फ़ारेनहाइट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो तो हम आगे देखेंगे। अब ये जो पैमाने होते हैं आपके पास टेम्परेचर के, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर, तो जो नॉर्मल पैमाने होते हैं ये किस प्रकार होते हैं। जो सेंटीग्रेड पैमाना होता है ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, आगे होता है, लेकिन जो इसका निम्न टेम्परेचर है ये हो जाएगा और अधिकतम ये हो जाएगा। या फिर अपन जल की बात कर ले तो जल का जो मतलब जमने वाला बिंदु है वो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और जो उबलने वाला बिंदु है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फ़ारेनहाइट की। तो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है ये आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। आपका जो केल्विन पैमाना है ये 273 केल्विन से स्टार्ट होता है और 373 केल्विन तक होता है। और आपका जो र्यूमर पैमाना है, र्यूमर पैमाना आपका 0 डिग्री र्यूमर से स्टार्ट होता है और 80 डिग्री र्यूमर तक होता है। यानी जो जल का जमाव बिंदु है ये तो ये हो गए। यदि आपको जल का जमाव बिंदु पूछा जाए तो क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में कितना हो जाएगा 273 केल्विन, और र्यूमर में कितना हो जाएगा 0 डिग्री र्यूमर। यदि उसका उबाल बिंदु पूछा जाए, क्वथनांक बिंदु, तो जल का क्वथनांक बिंदु हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड पैमाने पर, फ़ारेनहाइट में 212, केल्विन में 373 और र्यूमर में 80 डिग्री र्यूमर। ठीक है, अब देखिए एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जो आपका सेंटीग्रेड पैमाना है, जो आपका सेंटीग्रेड पैमाना है और आपका एक फ़ारेनहाइट पैमाना है, इनमें जो तापमान का अंतर होता है वो क्या होता है, समान होता है। जो तापमान का अंतर होता है वो क्या होता है, समान होता है। किसमें, स्केल में। यानी जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो स्केल होता है उसमें जो तापमान का अंतर होता है वो क्या होता है, समान चलता है इसमें। इन दोनों स्केलों में आपको ये ध्यान रखना है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में। और एक इन दोनों के अंदर जो -40 डिग्री टेम्परेचर होता है वो भी समान होता है। यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये पूछा जाए कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होगा। यानी ये एक ही पैमाना ऐसा है जिस पर दोनों समान होते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्या पैमाने पढ़े हैं, कौन कौन से, एक तो सेंटीग्रेड पढ़ा है, दूसरा पढ़ा है कौन सा, फ़ारेनहाइट, तीसरा पढ़ा है कौन सा, र्यूमर, और चौथा पढ़ा है हमने केल्विन। और इनके संबंध भी देखे थे हमने कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का संबंध क्या होता है, सेंटीग्रेड और र्यूमर का संबंध क्या होता है, सेंटीग्रेड और केल्विन का संबंध क्या होता है। तो इनको एक से दूसरे में जाने के लिए, एक से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए क्या हमने जो मतलब यहाँ पर फॉर्मूले लिखे थे वो सही लिखे हैं या उनसे हम सरल कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं एक बार कि जैसे क्वेश्चन था अपने पास में कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने ये भी बताया था आपको कि ये जो स्केल होता है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और आपका ये जो स्केल होता है फ़ारेनहाइट का, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जो र्यूमर का स्केल होता है
ये आपका 0 डिग्री र्यूमर से स्टार्ट होता है और 80 डिग्री र्यूमर तक होता है। और जो केल्विन स्केल होता है ये आपका होता है कहां से, ये 273 केल्विन से स्टार्ट होता है और 373 केल्विन तक होता है। अब तीन फॉर्मूले लिखे थे इनके संबंध के लिए, तो क्वेश्चन पूछा जाए अपने से कि यही ले लेते हैं कि क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन सबको फॉलो करता है क्या, तो फिर हम कोई भी टेम्परेचर इससे सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट पैमाने पर व्यक्त करें, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट पैमाने पर बताओ कितना होगा। तो देखिए इनका जो संबंध था सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का, तो संबंध क्या था दोनों का, C/5 बराबर F माइनस 32/9। यानी यहाँ पर सेंटीग्रेड का मान लिखिए, आपके पास फ़ारेनहाइट का आ जाएगा। यदि आपको फ़ारेनहाइट का दिया हो तो यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर सेंटीग्रेड का आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर C का मान आपको दे रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर 100 लिख दीजिए, 100/5 बराबर F माइनस 32/9। यहाँ काट लीजिए 20 पंजो 100 और 9 दूनी कितना हो गया 18, यानी कि 180 बराबर F माइनस 32। जब माइनस 32 को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 180 और 32 क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो F बराबर कितना हो गया 180 प्लस 32, यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट